ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली कई सारे तरीके हैं पोटैश देने के लिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो सीधा आप एंजाइम्स अगर पानी में देंगे पौधे को, तो फूल आपका फूल बंद हो जाएगा और फल लगना चालू हो जाएगा। तो अच्छा। थोड़ा सा आप एंजाइम यूज कीजिए। तो एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट हैं। तो जो भी पोषक तत्व है जमीन के अंदर, मिट्टी में, आपकी सॉइल में, वो पौधों को सप्लाई करने का काम करता है वो। और एक एक ही जगह पे बार बार पौधे लगाने से या मिट्टी सूखती नहीं है घर में या गमले में, तो काफी सारे डिसीज भी उसमें आ जाते हैं। तो वो भी डिसीज कम करने का काम एंजाइम करता है। और कभी कभी जो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है हवा में, तो भी काफी सारे डिसीज उस दौरान आते हैं। तो ये दो तीन रीजन है। आप एक तो उसमें पोटेश और फास्फोरस की मात्रा दीजिए, ऑर्गेनिकली मिलते हैं बाजार में भी, या वो नहीं तो एंजाइम्स दीजिए आप सीधा। हर हफ्ते में आपको 2 लीटर पानी में करीब 8 से 10 ml एंजाइम डालना है और आपको देना है। तो बिल्कुल आपको 15 दिन के अंदर उसके परिणाम दिखाई देंगे। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। जी। नमस्कार। जी, नमस्कार। थैंक यू। बाकी लोग भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे कृषि से जुड़े कुछ लोग हैं जो घर में तो कर रहे हैं वेजिटेबल्स, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो खेती यहाँ पे करने वाले कुछ लोग होंगे, तो उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो खेती का जो स्ट्रक्चर है, हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और कमर्शियल फार्मिंग में हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरत है आने वाले समय में पावर की, यानी बिजली की या फ्यूल की। तो काफी सारा इनोवेशन, रिसर्च और प्रैक्टिकली काम भी अभी काफी सारी संस्था ने चालू किया है। काफी सारे फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी और काफी सारी शुगर फैक्ट्रीज भी इसमें काम कर रही हैं। तो आने वाले समय में हमने ऐसे खेती में कुछ बदलाव करने हैं कि हमें खाने के लिए जो लगता है अनाज, वो तो हमें उगाना ही है। लेकिन साथ में जो हमारे पास में जो बंड्स होते हैं या खेती का कुछ पोर्शन हमें फ्यूल के लिए बचा के रखना है, जो हम आगे चल के फ्यूल जनरेशन में हमारी खेती काम में आए। तो आने वाले समय में काफी सारा फ्यूल जो एग्री में जो एग्री वेस्ट होता है उससे बनेगा। यानी अभी जो सबको पता है कि पंजाब में जो लोग परली जलाते थे और उससे काफी सारा पोल्यूशन दिल्ली में होता था। तो अभी काफी सारी कंपनियां रिसर्च करके, जर्मन टेक्नोलॉजी का यूज करके अभी उस परली से एलएनजी बनाने का काम चालू है। सीएनजी से फिर एलएनजी, यानी नेचुरल लिक्विफाइड गैस, लिक्विड नेचुरल गैस। तो ये गैस सीएनजी के जैसा यूज कर सकते हैं, या उससे सीएनजी भी आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। काफी सारे विड्स है, विड्स को भी डाइजेस्टर में डाल के सीएनजी बना सकते हैं। बांबू से भी सीएनजी हम बना सकते हैं। बांबू एक बार लगाएंगे तो कम से कम 50 to 60 ईयर आपको देखने की जरूरत नहीं है। काफी सारी जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन अगर हवा में कोई छोड़ता है, ग्रीन हाउस गैसेस का मेन रीजन क्या है? तो थर्मल पावर स्टेशन से जो धुआं निकलता है वो मेन रीजन है सबसे। यानी करीब जितना भी कार्बन हवा में जा रहा है, उससे मेजर रोल अगर किसी का है तो वो है अपने थर्मल पावर स्टेशन का। तो गवर्नमेंट ने अभी और एनटीपीसी ने अभी बांबू के जो चिप्स है, ब्रिकेट्स है, वो यूज करने के लिए टेंडर्स निकाले हैं। तो काफी सारे थर्मल पावर स्टेशन में अभी उसका यूज होने चालू हो जाएगा। तो एक तो थर्मल पावर स्टेशन में भी बांबू यूज हो सकता है, साथ ही साथ बांबू को डाइजेस्टर में डाल के उससे सीएनजी भी बन सकता है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिससे सीएनजी बन सकता है। तो किसान को आगे चल के पावर जनरेशन में काम करना चाहिए खेती के साथ साथ, तब किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और एक सस्टेनेबल मॉडल किसानों को मिल सकेगा। इसके लिए हमें अकेले किसान के साथ साथ जो भी गांव में या विलेज में आपकी फार्मिंग है, खेती है, बाकी लोगों को जोड़ के अगर एक क्लस्टर आप बना देंगे कोई भी एक क्रॉप का, तो निश्चित रूप से आगे चल के आपको लॉन्ग टर्म मिले एक पैसा मिल सकता है।
बाकी भी चीजें मैं साथ में अभी कुछ शेयर करूंगा। पहले आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। और सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ आज थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। या महादेव जी, एक क्वेश्चन आया है कि प्रशांत यहीं पे मीटिंग में है, तो वो सैंडलवुड फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं हिमाचल में, तो वहां पे आप सजेस्ट करेंगे क्या कि सैंडलवुड ग्रो हो सकता है वहां पे? अगर वहां पे स्नोफॉल नहीं होता है तो कर सकते हैं। अगर स्नोफॉल होता है तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उसके पत्ते स्नोफॉल से एकदम वीक हो जाते हैं और ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। तो वो देखना है कि उस एरिया में अगर स्नोफॉल है तो मत कीजिए आप। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा कर सकते हैं, मोरिंगा आप सजेस्ट करेंगे क्या? नहीं, मोरिंगा तो सबसे कम जहाँ पे ड्राईलैंड, मोरिंगा बेसिकली ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर है, यानी जहाँ पे कम पानी है और एकदम साधारण सी जमीन है, ऐसे सॉइल में मोरिंगा कर सकते हैं। मोरिंगा को अगर 1 से 2 महीना जहाँ पे बारिश होती है उस जगह के लिए मोरिंगा सबसे बेहतर है। आपको मोरिंगा वहां पे आएगा, लेकिन जो इल्ड मिलना चाहिए प्रॉफिटेबल जो मॉडल है वो नहीं हो पाएगा। क्रॉप तो आएगी आपकी, लेकिन वो इल्ड नहीं मिलेगा उसको और क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि नहीं होता, 600 मीटर पे है उनका हाइट, तो बर्फ तो नहीं पड़ती। तो फिर सैंडल कर सकते हैं वहां पे। तो उसके लिए उसको उनको कुछ स्पेसिफिक सॉइल टेस्ट करना पड़ेगा कि कैसे पता चलेगा कि नहीं, सॉइल अप्रूव कोई हुई है कि सैंडलवुड की जरूरत नहीं। बेसिकली आपने सुना ही होगा कि सैंडलवुड बेसिकली पैरासाइट है, यानी दूसरे पौधे साथ में लगाएंगे तो साथ में सैंडलवुड आ जाएगा। बाकी जो भी आपके एरिया में फल के पौधे होते हैं उनके साथ में आप सैंडलवुड लगाइए, तो बिल्कुल आपका सैंडलवुड ठीक से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सैंडलवुड के लिए 200 से लेके 1200 तक की बारिश चलती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। कई बार 1200 से भी ज्यादा हो जाती है बारिश, तो वो दिक्कत नहीं है। और टेम्परेचर भी करीब 40 डिग्री तक, 42 तक चलता है, यानी कि 5 से लेके तो प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली पैरासाइट है तो बाजू में पौधे, दूसरे अलग पौधे होना जरूरी है, इतना ही मेजर ध्यान रखना जरूरी है। या ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था पहले महादेव जी कि किसी का 20 एकड़ की लैंड है, तो आप वहां पे कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल सजेस्ट करेंगे? पहले वो तो आप हमें, हाँ पहले तो उसका कंटूर मैपिंग करना पड़ेगा कि जमीन का स्लोप कैसा है, क्योंकि स्लोप के अनुसार ही वहां पे हम ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए, जितने भी आपके बंड्स है, तो जहां से भी पानी बहता है वहां पे एल टाइप के कुछ बंड्स आप बनाइए, और वहां पे कुछ रिचार्ज स्पीड बनाइए। जैसे कि 4 मीटर बाय 6 मीटर के एल टाइप में रिचार्ज स्पीड बनाइए, करीब 3 मीटर डेप्थ वाले। और वहां पे कुछ जैसे कि बड़े स्टोन्स है, छोटे स्टोन्स है, और ये है रिवर वाली अपनी रेती है, सैंड। तो उसमें आप डाल के उसको फिर क्लोज कीजिए, तो पूरा पानी जमीन के अंदर आपके चला जाएगा। और वहां पे जो एल टाइप आपने बनाए हैं वहां पे पौधे लगाइए। कुछ नहीं तो बाम्बू की तो कम से कम पौधे लगाइए, तो पौधे के माध्यम से काफी सारा पानी जमीन में लॉन्ग टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म का सोल्यूशन मैंने बताया आपको, ये 5-10 साल के लिए ठीक है। लेकिन जितने पौधे आप अपने बंड पे लगाएंगे, यल कॉर्नर पे लगाएंगे, जहां से पानी निकल के जाता है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, जो अपने फॉर्म में अलग अलग सेक्शन बनाए होंगे, 20 एकड़ आपके पास लैंड है, तो निश्चित रूप से आपने 2 एकड़ के, 4 एकड़ के आपने स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, वहां पे पीसेस बनाए होंगे उस लैंड के, तो उसके अनुसार आप पौधे लगाइए। और मैक्सिमम आप फल के पौधे लगाएंगे तो आपको इनकम भी मिलेगी, और आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाएगा। तो आपके एरिया में अगर मैंगो अच्छे होते हैं तो मैंगो लगाइए, जामुन लगाइए। हाँ, ये लॉन्ग टर्म के पौधे हैं, अच्छे पौधे हैं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपकी सॉइल अच्छी है तो मैंगो और जामुन के पौधे लगाइए। नहीं तो टैमरिंड के पौधे भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो बाम्बू के पौधे लगाइए आप। या एक और क्वेश्चन था महादेव जी कि कोई हैदराबाद कर्नाटका बॉर्डर से है, कोस्टल एरिया, तो आप उनको कौन सा ट्री सजेस्ट करेंगे वहां पे ग्रो करने के लिए? कोस्टल एरिया में नॉर्मली अगर एकदम कोस्टल साइड में है तो कोस्टल साइड में कोकोनट अच्छे आते हैं, साथ में अर्कानेट भी आता है, काली मिरी भी अच्छी आती हैं, तो ये सारे स्पाइसेस वाले जो पौधे हैं वहाँ पे अच्छे आते हैं।
और ये भी है अपना जैकफ्रूट भी अच्छे आते हैं उस साइड में, कुछ एरिया में, तो आप जैकफ्रूट भी लगा सकते हो। ठीक है। या जो लोग मीटिंग में हैं वो लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपना वीडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है आपको खुद से पूछने में तो मैं पूछ सकता हूँ, पर अगर आप चाहें तो अपने को अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अखिल पूछ रहे हैं कि सैंडलवुड का पौधा कहाँ पे और कितने का मिलेगा रोहतक के पास हरियाणा में? नॉर्मली मिनिमम रेट सैंडलवुड का 30 रुपीज है, 30 से लेके 100 रुपीज तक डिपेंड करता है कि सैंडलवुड की हाइट क्या है। तो एवरेज आपको 30 से 50 रुपीज में पौधा आपको लेना चाहिए। लोकल आप नर्सरी में चेक कीजिए, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही टाइप का सैंडलवुड होता है। कोई कोई बोले टिश्यू कल्चर का है, ये ऐसा है ऐसा है। व्हाइट सैंडलवुड अपने इंडिया में एक ही टाइप का मिलता है, तो वो आप यूज कीजिए। अगर कहीं नहीं मिलता है तो लातूर में मिलेगा। लातूर में आपको 30 से 50 रुपीज में मिलेगा, और आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी है एक्चुअल देना पड़ेगा। तो पहले तो आप देखिए कि आपके नियर बाय कहाँ मिलता है वहां पे। मैं भी कुछ लोकेशन आपको शेयर करूंगा। तो अगर तो वहां से पहले आप देखिए, अगर नहीं मिलता है तो आपको यहाँ से देने की व्यवस्था करेंगे हम। या कोई पूछ रहा है कि इन केस ऑफ लेमन प्लांट्स fruits are not coming in spite of growth for 2 years. The plant is very well grown. And same case with जामुन प्लांट, उनके जामुन और लेमन प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं आ रहे, अगर पर प्लांट अच्छे ग्राफ्टेड से ग्रो हो चुके हैं, फ्रूट्स नहीं आ रहे फिर। प्लांट अगर ग्राफ्टेड है तो कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं फलाने में। अगर सीड से प्लांट ग्रो किए हैं तो फलाने में कम से कम 6 to 7 ईयर लगते हैं। तो वो देख लीजिए कि प्लांट्स की एज क्या है, और ग्राफ्टेड है या नहीं है, तो उससे पता चलेगा कि आपको फल कब आएंगे। या और पूछ रहे हैं कि व्हाट टू प्लांट इन फरीदाबाद एग्रीकल्चर लैंड, वहां पे क्या प्लांट कर सकते हैं फरीदाबाद में? सबसे अच्छा तो मैंगो कर सकते हैं वहां पे, या बाकी भी काफी सारे फल के पेड़ है वहां पे कर सकते हैं। मैंगो है, जामुन है, वो पेरू है वहां पे, गोवा अच्छी तरह से कर सकते हैं आप वहां पे। वहां पे बाम्बू कर सकते हैं क्या महादेव जी? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, अगर वहां पे बाम्बू उगाया तो क्या वो वीड की तरह स्प्रेड हो जाएगा वहां पे? हाँ, बाम्बू में क्या है कि अक्सर बाम्बू की हम जो भी देखते हैं ना बाम्बू के पौधे, तो मेनली दिक्कत वहां पे ये है कि हम उसको कटिंग नहीं करते। बाम्बू को 3 साल के बाद में हर साल जो भी मैच्योर्ड बाम्बू है वो कटिंग करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा वो स्प्रेड नहीं हो जाएगा और क्वालिटी अच्छी मिलेगी। अगर आप 5-5 6-6 साल को उसको कटिंग नहीं करेंगे तो आने वाले नए शूट्स जो हैं वो टेढ़े हो जाएंगे। तो बाम्बू में पहला काम करना है, एक तो जितने भी टेढ़े शूट्स वहां पे निकले हैं उसको कट करना है, कट करके फेंक देना है। जो स्ट्रेट शूट जाएंगे उसको रखना है। और एवरी ईयर 3 साल के बाद में आपको कम से कम 20 to 30% उसकी जो स्टेम्स है बाम्बू है वो निकलना है वहां से। तब आपको बाम्बू में काम करना आसान रहेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा और अच्छे क्वालिटी के बाम्बू आपको मिलेंगे। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। या इनके टेरेस गार्डन पे महादेव जी एंट प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ऑर्गेनिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एंड से कोई दिक्कत नहीं आती, एंड वो इससे डैमेज नहीं करती पौधे को। और थोड़ा सा नीम 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 आप स्प्रे कीजिए, नीम ऑयल, तो नीम ऑयल से नहीं आएंगी। ठीक है। या और उसमें काऊ काऊ यूरिन भी यूज कर सकते हैं आप, गोमूत्र और नीम ऑयल से नहीं आएंगे। ठीक है। मल्लिकार्जुना जी ने कुछ बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर की कि सैंडलवुड प्लांट्स 30 रुपीज में मिल रहे हैं नियर बैंगलोर। सो मल्लिकार्जुना जी, इट्स वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप इफ यू कैन शेयर सम कॉन्टैक्ट एंड इफ एनी लोकेशन इज अवेलेबल। या यू वर सेइंग समथिंग? ओके, एनीवे। एक और क्वेश्चन है महादेव जी फरीदाबाद के इनका ही कि
कुछ बाम्बू वैरायटी है जो वो ग्रो कर सकते हैं फरीदाबाद में? बाम्बू के काफी सारे वैरायटीज हैं। बेसिकली मैं हमेशा सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले हम डिसाइड करें कि बाम्बू किस पर्पस के लिए हम लगा रहे हैं। कि बाम्बू के इतने सारे यूज है कि बाम्बू से क्या नहीं हो सकता, ये ढूंढना पड़ेगा। तो इतने सारे ऑप्शंस बाम्बू में अवेलेबल है कि बाम्बू से कपड़ा भी बन सकता है, बाम्बू से फ्यूल भी बन सकता है, बाम्बू स्टील को रिप्लेस भी कर सकता है, बाम्बू से अच्छे क्वालिटी का फर्नीचर भी बन सकता है। तो काफी सारी चीजों में बाम्बू, इवन आप आजकल तारीख में प्लाई में भी बाम्बू यूज कर रहे हैं, जो फ्लोर टाइल में भी बाम्बू यूज कर रहे हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर फर्नीचर में जाना चाहते हैं तो सॉफ्ट क्वालिटी का या मानगा मानवेल बाम्बू हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें बायोमास में जाना है तो हम बीमा टाइप का बाम्बू यूज कर सकते हैं, बाल्कोवा। बायोमास अगर बनाना है उसका, सीएनजी बनाना है या थर्मल पावर स्टेशन के लिए अगर देना है हमें, तो वो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि किस पर्पस के लिए हम बाम्बू यूज कर रहे हैं। तो उसके अनुसार अगर फेंसिंग के लिए बाम्बू करना है तो वो अलग से कांटे वाला बाम्बू आता है, जो आपके पूरे फार्म के फेंसिंग के लिए काम आएगा। और वो खेत में जो भी लकड़ी यूज होती है कुछ बनाने के लिए, तो उसके लिए जैसे टमाटर के लिए लकड़ी काफी सारी लगती है, या जैसे कि हम काफी सारे वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं तो वेजिटेबल का सपोर्ट के लिए जो बाम्बू लगता है, तो वो बाम्बू आप लोकल वैरायटी जो है मानगा मानवेल ये सब आप यूज कर सकते हैं। डेंड्राइकुलस टिक्टस जो है वो कॉमन वैरायटी है, आप वो यूज कर सकते हैं। या दो होम गार्डनिंग की क्वेश्चंस है माधु जी। हाउ टू जी कंट्रोल एफिड्स एंड रैट्स ऑर्गेनिकली? नहीं रैट क्या, और बग्स का प्रॉब्लम आ रहा है अच्छा अच्छा और अच्छा। रैट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको ऑर्गेनिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रैट के प्रॉब्लम के लिए तो देखो पहले एक साफ सफाई अगर ठीक से हम रख देते हैं और उसके पूरे होल्स बंद कर देंगे समय समय पे, तो रैट्स कंट्रोल हो जाएगा। तो ये रैट्स के लिए यही सॉल्यूशन है। ऑर्गेनिकली वैसा थोड़ा सा उसको एकदम तीखी स्मेल उसको पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा जो भी तीखी स्मेल जिससे आती है, जैसे कि नीम है, नीम के अगर कंटिन्यू स्प्रे करते रहेंगे तो वहां पे नहीं आएगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि साफ सुथरा रखना चाहिए। जहाँ पे भी काड़ी कचरा या सब आता है, तो वहां से ही ज्यादा ये सब वो भी रैट्स की दिखा प्रॉब्लम देते होती है। नीचे उतरे हुए बुढ़े बेटी का लड़का तो उस बुढ़े को देख गुड इवनिंग बुढ़ा सर। मारता है। रुचिका, ठीक है। एक और क्वेश्चन है माधव जी कि अग्निहोत्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई अपने टेरेस गार्डन में, तो जी वो किस तरीका से अग्निहोत्रा ऐश का यूज कर सकते हैं अपने फ्रूट और वेजिटेबल प्लांट में? अब डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं या पानी में डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं, पानी मिला के डाल भी सकते हैं उसको। अगर स्प्रे करेंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि क्या होता है उसमें जो बहुत ही फाइन पार्टिकल जो होता है उसमें ना, वो पार्टिकल से क्या होता है कि काफी सारे डिसीज कंट्रोल में हेल्प होती है उसमें। एक तो वो ऑलरेडी पावरफुल है, उसमें सब मंत्रा की ताकत है, और वो इसमें अगर ये स्प्रे करेंगे तो और बेटर रहेगा। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ मैं बोला। तो बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर जो रैट का जो मैम ने अभी भेजा था क्वेश्चन कि उनके टेरिस गार्डन में रैट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, सर ये मेरे इसमें भी काफी हो रहा था। मैंने सर सारा मैंने यूज करके देखा लेकिन कुछ भी उसमें यूजफुल नहीं हुआ। तो सर उसमें मैंने एक ट्राई किया, मुझे एक सर ने सजेस्ट किया था कि जो बाल होते हैं नाई के पास के जो कटिंग वाले बाल होते हैं वो अगर हम बिछा दे तो वो रैट्स के अगर मुंह में या फिर वो जस्ट स्मेल लेता है, अगर उसमें अगर वो चला गया तो वो दोबारा वहां रिटर्न नहीं आता है। तो ट्राई सर करके देखिए। मैंने, हाँ यस यस सर, मैंने तो ट्राई किया है सर। तो वहां पे अभी कम हो गया है सर, मतलब नहीं के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल सही है कि खेतों में हम इसके लिए यूज करते हैं, जो खेतों में जो जंगली जो सुअर आते हैं ना, तो जी जंगली जी सुअर काफी परेशान करते रहते हैं। तो उस जी समय हम खेत के बॉर्डर पे ये सब बाल बिछाने के लिए कहते हैं किसानों जी को। तो उससे जी काफी फर्क पड़ता है। आप रैट में भी यूज कर सकते, देखो आप ट्राई करके। जी कभी जी हमने ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो। या जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जैसे अपन ऑर्गेनिक, जैसे मैंने टेरिस गार्डन सर मैं कर रही हूँ, तो सर उसमें सर मीली बग्स और
काफी सारे इंसेक्ट्स ना सर, वो जो ब्लैक कलर के जो होते हैं, जो बेल बेल के जो होते हैं सर प्लांट्स, उसमें बहुत ज्यादा लगते हैं, फलियों के जो प्लांट्स होते हैं उसमें। तो सर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बेसिकली ऑर्गेनिकली अगर कंट्रोल करना है तो 2-3 चीजें कंटिन्यूसली आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तो कंटिन्यूसली स्प्रे करने से वो कंट्रोल में आ जाएंगे। साथ ही साथ ये स्प्रे भी करना है और सॉइल को भी जहां भी अपने पौधे लगाए हैं उस मिट्टी में भी डालना है, तो जब मिट्टी आपकी सचेत हो जाएगी तो। हम्म। और दूसरा है कि प्रॉपरली लाइट अगर पौधों को मिलती है तो पौधे की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। जी जी तो सबसे पहले अगर मिलीबग के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एंजाइम, संजीवनी रस। अगर जी संजीवनी रस आप यूज करेंगे तो मिलीबग आपका बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि जी हमने कस्टर्ड एप्पल के बहुत बड़े बड़े फार्म्स में इसको यूज किया है। वो जी किसान जी परेशान थे, इजराइल कोई तो किसान इजराइल से भी दवाइयां मंगाते थे कस्टर्ड एप्पल के लिए। जी जी लेकिन इतने सस्ते में और इतने कम प्राइस में एंजाइम जिसका संजीवनी रस के माध्यम से मिलीबग पूरा कंट्रोल में हो गया है। इवन जो जी ग्रेप्स के किसान भी है वो भी यूज कर रहे हैं। जी तो एक ये बात है। दूसरी बात है कि अगर ये सब बाकी भी जितने जितने भी डिसीज है, करीब जी मोर देन 100 टाइप के डिसीज के लिए काउ यूरिन और नीम नीम ऑयल हो या नीम की जो भी बॉईल करके नीम के पत्ते बॉईल करके अगर उसको हम यूज करेंगे तो जी जी इससे इफेक्ट होता है। लेकिन एक कंटिन्यू सातत्य रखना चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। हम जी क्या जी करते हैं जब डिसीज आता है तब स्प्रे करते हैं, ऐसा नहीं है। हर जी सर। हफ्ते में आपको स्प्रे करना है, क्योंकि इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। क्योंकि जी जी डिसीज नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें काम करना चाहिए। डिसीज आने के बाद में कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी सभी ने ये ध्यान रखना जरूरी है कि कंटिन्यूअसली एवरी वीक आपको ये सब चीजों को स्प्रे करना है। और कभी कभी ये सब चीजें हमारे कंट्रोल से नहीं होती हैं, जी 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 क्योंकि ये सब हमारी पृथ्वी हवा में घूमती रहती है। कब जी कहाँ से कुछ डिसीज आ जाए हमें पता नहीं चलता, और जब उसकी ताकत बढ़ती है तो कुछ समय के लिए हमारी क्रॉप डैमेज हो सकती है, और उसके लिए कुछ भी नहीं हम कर सकते। कहीं भी उसका सोल्यूशन नहीं है, केमिकल में नहीं है, ऑर्गेनिक में नहीं है। तो थोड़ा सा अगर कुछ वातावरण में बदलाव होता है तो वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए, जब भी आपको लगता है कि मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, या सुबह सुबह थोड़ा सा फॉग आ रहा है, तो ऐसे समय से ओनली पानी का भी स्प्रे करेंगे आप तो काफी सारे डिसीज कम हो जाएंगे। तो वो जी थोड़ा सर। सा ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी मौसम में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है, फॉग है, ऐसे समय में आपको खाली पानी का भी स्प्रे करेंगे तो काफी सारे डिसीज आपके कंट्रोल हो सकते हैं। जी। और सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अगर हम एक पॉट में काफी सालों से अगर एक प्लांट लगाते रहते हैं, तो सर वो सॉइल को हम स्टेरलाइज नहीं कर पाते, तो जैसे कि एवरी सर। एवरी एवरी ईयर आपको उसकी पौधे की अगर पॉट में है तो हर साल आपको मिट्टी बदलना जरूरी है। जी जी, अगर सर अगर हम नहीं बदल सकते तो सर उसके लिए कुछ उपाय है? नहीं, कुछ उपाय नहीं है उसके लिए, क्योंकि मिट्टी को आपको ड्राई करना ही एक बार। अच्छा क्योंकि अच्छा। जब खेत में देखेंगे हम तो नेचर वो काम करता है। जी जी जी। जी। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू सर। महादेव जी, एक क्वेश्चन है जो आपके मेडिसिनल फार्मिंग का कोर्स था उसको लेके, जी। कि उनको मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करने पर विलेज लेवल पे, उनके पास कुछ लैंड है विलेज में, वहां पे उनको मेडिसिनल मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करने, तो आप कैसे सजेस्ट करेंगे, ये क्या पर्पस क्या होना है? चाहिए? पर्पस क्या है? कमर्शियली कुछ उसका उपयोग करने वाले हैं, या गांव लोकल लोगों की हेल्प के लिए चाहिए उनको? नहीं, ये कमर्शियली इनको ग्रो करना है। तो कमर्शियली ग्रो कहाँ से, लोकेशन कहाँ है? लोकेशन नहीं भेजी उन्होंने। अच्छा, देखो इसमें कि काफी सारे मेडिसिनल प्लांट है, मोर देन 5000 के आसपास। यानी प्रकृति ने जितने पौधे बनाए उसमें से कुछ पौधे छोड़ेंगे तो हर पौधे में मेडिसिनल वैल्यूज है। तो वो डिपेंड करता है कि डिमांड और सप्लाई, आपके एरिया में किस चीज की डिमांड है उस अनुसार थोड़े सा आप अगर पौधे आप सिलेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर कुछ पौधे आप थोड़ा सा लोकेशन और बाद में भी व्हाट्सएप पे या आप कॉल करके पूछ सकते हो कि आपके एरिया के अनुसार हम आपको सजेस्ट करेंगे आपके वहां पे डिमांड क्या है और कौन सी पौधे लगाने चाहिए। ठीक है। और एक देसी सीड्स को लेके क्वेश्चन था महादेव जी, कि सबसे इजी वे क्या है महादेव जी सीड्स जर्मिनेट करने का? हर हर सीड की कुछ अलग टेक्निक है यहाँ, क्योंकि हम जितने भी सीड्स लगाते हैं यानी काफी सारे जो प्लांट्स हैं ना, हर सीड का कैरेक्टर अलग है।
तो वो थोड़ा सा हमें समझ लेना, क्योंकि जिसका भी जितना टफ होता है ना ऊपर वाला छिलका, वो सीड जर्मिनेशन होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। तो कहीं से उसको थोड़ा सा क्रैक करना है, तो वो क्रैक करेंगे तो जर्मिनेशन ठीक से हो जाएगा। दूसरा, कुछ सीड को गर्म पानी में बॉईल भी करना चाहिए। कुछ सीड को रात में पानी में आग रख देंगे तो सुबह जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो सीड टू सीड, इसके काफी सारे अलग अलग टेक्निक्स है, फार्मूलाज हैं। कुछ सीड को हम सदा अपना संजीवनी रस में 15 मिनट के लिए रख के भी यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर वेजिटेबल सीड की बात करें तो वेजिटेबल सीड के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एंजाइम में उसको 10 मिनट रखिए, यानी आप ओनली 100 ml एंजाइम लीजिए और उसमें 200 ml पानी डालिए, 300 आपका लिक्विड हो जाएगा। उसमें जो भी सीड्स है आपके 5 मिनट्स के लिए रखिए अंदर, उसको निकाल दीजिए, सुखा दीजिए और फिर लगा दीजिए, तो एकदम जर्मिनेशन आपका ठीक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कुछ प्लांट्स के सीड लगाना चाहते हो जिसका ऊपर वाला छिलका जो है, कवर जो है हार्ड है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। और सबसे जरूरी है, जब भी हम सीड लगाते हैं तो उसको प्रॉपर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको एक पॉलिथीन से या जो भी जूट का, जो अगर कोई आपके पास में ये है जूट बैग्स है, तो उससे अगर जूट के क्लॉथ से कवर करेंगे और ऊपर से पानी देंगे तो जल्दी आपका सीड जर्मिनेट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सीड डालने के बाद में उसको कवर करेंगे और ऊपर से पानी डालेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी आपका जर्मिनेशन हो जाएगा स्टार्ट। एक और देसी सीड्स को ही लेके क्वेश्चन था कि महादेव जी, सॉइल टू सीड रेशो कितना होना चाहिए? क्या क्या क्या? सॉइल और सीड का रेशो कितना होना चाहिए? सॉइल और सीड? सॉइल टू सीड का रेशो, कि कितना सीड उनको यूज करना है। डिपेंड करता है कि कौन से पौधे हम लगा रहे हैं, हर पौधे का अलग कैरेक्टर है। क्योंकि सोयाबीन की अलग टेक्निक है, ज्वार की अलग टेक्निक है, गेहूं की अलग टेक्निक है, चावल की अलग टेक्निक है, चने की अलग टेक्निक है। तो डिपेंड करता है कि आप पर्टिकुलरली आप किस कौन सी क्रॉप लेना चाहते हो। अगर ये बताएंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाद में भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। एक और लास्ट क्वेश्चन था महादेव जी जो मुझे मिला है कि कोई पूछ रहा है बायो एंजाइम बनाने के बाद कि खेती सिर्फ बायो एंजाइम यूज करने से ही हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है, लेकिन उसके लिए दूसरी चीज की जरूरत है कि जितना भी आपके खेत में बायो वेस्ट है उसको वहीं पे कंपोस्ट आप करने की कोशिश चालू कीजिए। यानी अगर वीड्स आपके खेत में निकल रहे हैं तो वीड्स को वहीं पे डालिए। जितनी आप जमीन कवर करेंगे नेचुरली जो भी वेस्ट आपके खेत में निकलता है, तो बायो एंजाइम और बेटर आपको काम करेगा। ठीक है महादेव जी, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे हमारे फिनिश होते हैं। अब जो लाइव हो आप लोग यहाँ पे, अगर जी। आपको कुछ पूछना है, नाउ इज द चांस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और जस्ट पुट इन द चैट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। अगर आप लोग खेती प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग ने कोर्सेज अटेंड किए हैं, उसमें कुछ परेशानी है, कुछ क्वेश्चन है उससे, तो आप अभी पूछ सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो महादेव जी आप कुछ बोल रहे थे सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में जो आपको एड्रेस करना था। वी कैन एड्रेस एंड देन वी कैन फिनिश। हाँ, तो सस्टेनेबल फार्मिंग में बेसिकली काफी सारे वीडियो में मैंने बात भी की है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में शेयर करूंगा कुछ चीजें एकदम ब्रीफली। क्योंकि अगर सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है तो सबसे जरूरी है एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल। अब जैसे एक ने अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे सस्टेनेबल अगर कोई मॉडल है तो एग्रो फॉरेस्ट्री। यानी आप खेती भी कीजिए, साथ में खेती में आपने जंगल भी कीजिए। जंगल ऐसा नहीं कि एकदम घना जंगल, जंगल ऐसा होना चाहिए कि हर पौधा आपके काम का होना चाहिए। एक तो फल के पौधे होंगे, मेडिसिनल पौधे होंगे, या साइड में जो भी पौधे हम लगाएंगे उसकी कुछ कमर्शियल वैल्यू होगी, जैसे कि सैंडलवुड है, ब्लैक सीसम है, अपने यहाँ ब्लैक सीसम बहुत अच्छा आता है, मोहगनी अपने पास बहुत अच्छी आती है, मोहगनी है। तो ये पौधे अगर आप लगाएंगे बंड पे, बीच में कुछ फल के पौधे लगाएंगे और इनके बीच में अगर आप फार्मिंग करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सबसे सस्टेनेबल मॉडल है। यानी हर स्टेज में आपको इनकम मिलेगा। तो ये थोड़ा सा, कोई भी आप क्रॉप ले रहे हो, कोई भी क्रॉप ले रहे हो, तो एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपका वाटर कंजर्वेशन हो जाएगा, आपका सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा, आपकी फार्म की सॉइल कार्बन, सॉइल कंटेंट बढ़ेगा,
साथ ही साथ आपके सॉइल की जो लाइफ है और उसमें जो बढ़ने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें बढ़ने वाला एनपीके है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये सब की वैल्यू बढ़ेगी नेचुरली। यानी कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी पूछ रहे थे कि खाली एंजाइम से काम हो सकता है क्या? यस, अगर ये सब चीजें आप प्रोसेस करेंगे तो एंजाइम से ही पूरा काम हो जाए। एंजाइम इज ए कैटलिस्ट। जब जब बरसात होती है, बिजली गिरती है कहीं या बिजली चमकती भी है, तो ऐसे समय में हजारों टन पोटैश जमीन के अंदर चला जाता है, हजारों टन सुपर भी यहाँ पे चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, लेकिन हमारे क्रॉप उसको इंटेक नहीं कर पाते क्योंकि सोलेबल फॉर्म में नहीं है वो। तो इसको इंटेक करने की मदद करने का काम एंजाइम करता है। इसलिए जमीन के अंदर जितने भी स्टॉक पड़ा है हमारे यहाँ पे, नाइट्रोजन है, पोटैश है, फास्फोरस है, सभी को इंटेक करने का काम एंजाइम करता है। और नेचर ये हजारों टन, हजारों की मात्रा में हमें ये देता है हर साल। तो कभी आपने देखा होगा कि जब बिजलियां चमकती है, बारिश गिरती है, अगर कहीं भी आप मॉर्निंग रात में अगर बिजली चमक के बारिश होती है, सुबह जाके खेत में देखेंगे तो पौधे के ऊपर एक अलग से लशनिस आता है, एक अलग से ग्रीनरी दिखती है, अलग सी चमक दिखाई आपको देगी आपके फसल के ऊपर। क्यों होता है ऐसा? तो जितना भी उस समय में अपनी क्रॉप इंटेक कर सकती है, उतना उन्होंने इंटेक किया है उस समय के लिए। उसके बाद में इंटेक नहीं कर सकती क्रॉप, वो तो जमीन के अंदर चला जाता है और क्रॉप वो इंटेक नहीं कर पाती। उसको इंटेक करने के लिए हेल्प करने का काम हमारा जो संजीवनी रस है वो करता है। तो इसीलिए हमें ये सब चीज देखनी है कि अगर एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के नहीं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों समय में आपको अच्छी सी पैसा भी मिलेगा और आपकी फार्मिंग सस्टेनेबल रहेगी। आज के तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत फार्मिंग में क्या है, तो जो भी हम क्रॉपिंग पैटर्न आज की तारीख में मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न ले रहे हैं, उसमें लगता है कि हमें ये पैसा तो मिल रहा है, लेकिन अगर पूरा उसका कैलकुलेशन करेंगे हम कमर्शियली, तो जितना समय हम दे रहे हैं उसमें जितना लेबर कॉस्ट जा रहा है उतना हमारा, और जो नेट यील्ड आ रहा है उसको अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे हम, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं है। और हमारे पूर्वज भी ऐसी ही खेती करते थे जो नेचुरल तरीके से, हमारे कम से कम लेबर लगे, कम से कम एफर्ट्स लगे और हर समय में हमें इनकम मिले, साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी का अनाज भी मिले। क्योंकि खेती हम करते हैं अच्छे क्वालिटी का फूड के लिए। पैसे से सभी चीजें बाजार में आपको मिलेगी, लेकिन प्योर, ओरिजिनल, हाइजीनिक और न्यूट्रिशंस जिसमें है सही तरीके से, वो अनाज मिलना समय आज की तारीख में मुश्किल होता जा रहा है। आप मैं पूरे देश भर में कई सारे किसानों के साथ जुड़ा हूं और उनके फार्म में भी जाता हूं। कई सारे किसानों से मिलता हूं जो अलग-अलग टेक्निक यूज करके फार्मिंग करते हैं। कई किसान ऑर्गेनिक करते हैं, लेकिन काफी सारे किसान जो रासायनिक फार्मिंग करते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनके भी यहाँ पे मैं जाता हूं। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जिसका केमिकल जो स्प्रे कर रहे हैं उसका रेसिड्यू जो समय है वो 45 टू 80 डेज है। ऐसे स्प्रे लेके किसान सेकंड डे मार्केट में वो सब्जी आ रही है, जैसे कि कैबेज हो, कैप्सिकम हो, लेडी फिंगर हो, तो चिली हो, टमाटर हो, ये ऐसे क्रॉप है कि इमीडिएट इसकी जो स्किन है ना वो ऑब्जर्व कर लेती है पूरा जहर जो स्प्रे किया वाला है, तो सेकंड डे आपके थाली में जहर आ रहा है। तो इससे बचना है हमें। तो ये मॉडल अगर यूज करेंगे आप, तो बिल्कुल बहुत ही मिनिमम खर्चे में, मिनिमल प्राइस में, श्रम में आप अच्छे क्वालिटी का अनाज आपको मिल सकता है। तो ये मल्टीपल बेनिफिट है, आपको पैसा भी मिलेगा, अच्छा फूड भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी जो सॉइल है, जैसे कि ऊपर आप पूरी उपजीविका सबकी है हमारी, तो सॉइल आपकी रिच रहेगी, क्योंकि पानी और सॉइल है तभी पूरा ये जो खेती का काम है वो जीवित रहेगा। तो ये सबको बचाने का काम ये मॉडल कर सकता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसके साथ साथ हम ऐसे कुछ पौधे या ऐसी कुछ चीजें लगाएं कि जिसके साथ में हम क्लस्टर बना के हम पावर जनरेशन का काम कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में सबसे जरूरी अगर चीज क्या है, तो वह है अपना अपना कृषि से आधारित फ्यूल इकोनॉमी। क्योंकि आज की तारीख में करीब 16 लाख करोड़ का जो फ्यूल है, ऑयल है, हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो ये अगर आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से ये सब पैसा, अगर इसमें 20% 30% भी अगर हम
देखेंगे तो इतना सारा पैसा किसानों को मिल सकता है और ये संभव भी है। तो इस दिशा में भी आपको ध्यान रखना जरूरी है और काफी सारी जगह पे इसके ऊपर अभी काम चालू है प्रैक्टिकली और काफी सारी लाखों लीटर में ये सब बन रहा है अभी। इथेनॉल हो, सीएनजी हो, ये सब बनाना काम चालू हो गया है। तो इसी दिशा में भी आप देखिए, अगर कुछ डिटेल्स में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस बारे में तो निश्चित रूप से बाद में संपर्क करके हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है राहुल जी? थैंक यू सो मच महादेव जी। जी। तो थैंक यू फॉर टू द पार्टिसिपेंट्स आल्सो कि जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चंस पूछे। तो हम यही प्लान करेंगे, ऐसे और सेशंस रखेंगे और कोर्सेज अब करेंगे न्यू टॉपिक्स पे। सो या वी नीड योर पार्टिसिपेशन कि वी आल्सो वांट कि आप लोग भी खेती करें। यही है फाइनल ऑब्जेक्टिव कि अगर आप लोग सीख रहे तो आप लोग वो अप्लाई करें। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। We'll update you about the next courses, sessions, etc. Thank you so much, Mahadev ji. Available. थैंक यू, नमस्कार सभी को। Thank you. Yeah.